हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रिपल सी क्लास रामघाट में। जैसा कि हम आप लोग का एक चैप्टर हम आप लोग को पढ़ा रहे थे, वो चैप्टर था जय प्रकरम। उसी में से हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिकों को हम लोगों ने अच्छा से कवर करने का प्रयास किए थे। आज हम आप लोग के बीच में एक नई टॉपिक पुनः फिर से लेकर आए हैं और आप लोग भी इस टॉपिक को देखिए। देखने के बाद जितना भी आप लोग के पास में जो डाउट रहेगा वो सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं और देखते हैं। आज एक नई टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं अच्छी तरह से। जैसा कि हमने यहाँ पे जो मेन फ्रंट पर आप लोग को लिखा है, ठीक, मनुष्य का आहार नाल, ठीक, और इसी से संबंधित हम अध्ययन भी कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो अध्ययन किए थे उसके बारे में बस 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ये अध्ययन किए थे मुख से संबंधित, अर्थात मुंह से संबंधित अध्ययन किए थे। जीभ के बारे में जान लिए थे और दांत के बारे में भी जान लिए थे। और उसके बाद में हम लोग मुख गुहा का जो पिछला भाग है आज उसको हम लोग देखेंगे। तो जो मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं। यानी कि जो हमारे मुंह है, मुंह का जो पिछला भाग जैसे ही स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। जैसा कि ये पॉइंट आप लोग देख रहे हैं फिगर में, आप लोग का इस पॉइंट को देख रहे हैं कि ये मेरा मुख है अर्थात मुंह है। मुख गुहा का जैसे ही मुख गुहा का जो यहाँ पे इंड होता है, तो जो पार्ट जो शुरू होता है शरीर का, वो पार्ट होता है ग्रसनी शुरू होता है। ठीक है, ग्रसनी शुरू होता है। तो ये देखिए हमने ग्रसनी का यहाँ पे एक फिगर बनाने का प्रयास किया है। आगे मुख गुहा का ये क्या होता है, पिछला भाग होता है, उसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। याद रखिएगा, मुख का जो पिछला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इस ग्रसनी पे जब जस्ट आगे थोड़ा सा पीछे बढ़ता है तो वहां पे मतलब कीजिए वहां पे 2 छिद्र होता है। देखिए एक छिद्र यहां से निकला हुआ है और एक छिद्र देखिए यहाँ पे से निकला हुआ है, यानी कि 2 छिद्र में यहाँ से बट गया है। ठीक ना, हमने बनाने का प्रयास किया है समझाने के लिए। ठीक ना, यहाँ पे 2 छिद्र का रास्ता खुल गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे 2 छिद्र हो गया है, तो दोनों छिद्र के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। ये 2 छिद्र होते हैं, एक छिद्र होते हैं कंठ द्वार और एक छिद्र होते हैं क्या, निगल द्वार। एक छिद्र क्या होते हैं, निगल द्वार। इसको बोलते हैं निगल द्वार बोलते हैं। ठीक, निगल द्वार बोलते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ग्रसनी में 2 छिद्र होता है। एक छिद्र का नाम है कंठ द्वार, द्वार यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, कंठ द्वार, और दूसरा को बोलते हैं निगल द्वार। कंठ द्वार जो होता है ये कहाँ जाता है, तो ये जाता है श्वास नली में। श्वास नली में, श्वास नली का मतलब जहाँ पे श्वसन की क्रिया होता है, यानी कि फेफड़ा में जाता है। कन्फर्म हो गए? ये यानी कि श्वास नली मतलब फेफड़ा में जाता है। दम ध्यान से दम देख लीजिएगा, फेफड़ा में जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो निगल द्वार से एक नली जो निकलता है ये ग्रसनी नली मतलब होता है, और ये ग्रसनी नली के बारे में भी हम अभी जस्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक जो निगल द्वार जो खुलता है वो ग्रास नली में जाता है। ठीक है, ध्यान से समझ गए कि ये ग्रास नली हो गया। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि मुख जो ग्रास नली होता है, मुख गुहा का पिछला भाग होता है। ठीक है, ग्रसनी में छिद्र होते हैं। कौन कौन छिद्र होते हैं भाई? तो एक छिद्र होते हैं जिसको हम लोग निगल द्वार बोलते हैं, एक को बोलते हैं कंठ द्वार। निगल द्वार होता है जो श्वास नली में जाता है। जैसा कि हम बताएं कि जो निगल द्वार होता है, ठीक ना, निगल द्वार होता है वो सॉरी ग्रास नली में जाता है। कहा जाता है, ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली कहा जाता है, आगे बताते हैं। ठीक ना, दूसरा है कंठ द्वार। कंठ द्वार होता है वो मतलब उसको कहा जाता है, तो श्वास नली में जाता है। ध्यान से समझ गए, ये श्वास नली में जाता है। तो ये हो गया आपका श्वास नली हो गया। ठीक ना, यहाँ पे एक पट्टी होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, यहाँ पे एक पट्टी होता है। मान ले जाए कि यहाँ पे एक पट्टी होता है। ठीक है, और ये पट्टी जो होता है, इस पट्टी को नाम है एपिगैलोटिक्स पट्टी। याद रखिएगा कि कंठ द्वार पर एक पट्टी होता है, उस पट्टी को हम लोग एपिगैलोटिक्स पट्टी बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये आपसे भी पूछ सकता है परीक्षा में कि कंठ द्वार पर जो पट्टी होता है उस पट्टी को क्या कहते हैं, तो एपिगैलोटिक्स पट्टी कहते हैं, या दूसरा तरीका से भी इसको पूछ सकता है। ठीक ना, तो याद रखिएगा। क्लियर हो गया? ये आपको ग्रास नली से जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है ग्रास नली, जो निगल द्वार से मतलब जो निगल द्वार वाला जो छिद्र है, निगल द्वार वाला छिद्र वो कहाँ चला जाता है,
तो ग्रास नली में जाता है। ठीक है, ग्रास नली में, ये ग्रास नली आगे जाके अमाशय में जाकर मिलते हैं। तो हम लोग ग्रास नली के बारे में इससे संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक ना। अब ये जो एपीग्लोटिस पट्टी का जो मेन भूमिका क्या है, तो ये देखिए क्या करता है ना कि जब यहाँ से भोजन यहाँ से जब अंदर आता है तो ये क्या करता है कि जो एपीग्लोटिस पट्टी से है ये कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन क्या होता है, निगल द्वार में होते हुए ग्रसनी के द्वारा अमाशय में भोजन चल जाता है। ये भोजन आएगा तो यहाँ से इसको पुश करेगा, ये कंठ श्वास नली बंद हो जाएगा और इस प्रकार से भोजन ग्रास नली में चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली में देखिए बाबू, ग्रास नली एक नली है, ध्यान से हम समझिएगा। ग्रास नली एक नली है और इस नली में क्या होता है कि जैसे ही भोजन इस नली में आता है, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटार देते हैं तो आप लोग को बेहतर से और समझा सकते हैं हम। अब देखिए एक नली है, ये नली होता है कैसा, तो ये नली इस रूप में होता है। ठीक ना, इस रूप में होता है। इस रूप में आप लोगों ने देखने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ फैल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं सिकुड़ रहा है। ठीक ना, यहाँ पे देख रहे हैं फैल रहा है। ठीक ना, तो ये ग्रास नली इसी टाइप का होता है। दरअसल ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा ही होता है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा ग्रास नली में दो प्रकार की क्रिया होता है। एक क्रिया होता है बाबू संकुचन और एक क्रिया होता है, क्या होता है, कर्माकुचन। जब लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में आता है तो ग्रास नली के दीवारों पर एक तरंग जैसा, मतलब कि जो क्रिया उत्पन्न होता है, तरंग जैसा मतलब क्रिया उत्पन्न होता है। उस क्रिया में दो प्रकार के क्रिया वहां पे होता है, जिसको हम लोग संकुचन कहते हैं और एक को बोलते हैं कर्माकुंचन बोलते हैं। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाबू संकुचन हो रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है। और एक होता है कर्माकुंचन। कर्माकुंचन का मतलब होता है फैलना, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, कर्माकुंचन का मतलब फैल रहा है, यानी कि यहाँ पे भोजन आया तो क्या हो गया, ये फैल गया। ठीक है, ध्यान से समझ गए। हाँ, तो यानी कि ग्रास नली में जब लार से सना हुआ भोजन जब ग्रास नली में आता है तो ग्रास नली के दीवारों पर तरंग जैसा दो प्रकार की क्रिया होता है, संकुचन होता है और संकुचन होता है और संकुचन होता है, एक होता है शीतलन होता है। यहाँ पे सॉरी गलती लिखा गया है, शीतलन होता है। ठीक ना, शीतलन होता है। ठीक है, एक संकुचन होता है और एक शीतलन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, शीतलन होता है, शीतलन मतलब होता है फैलना होता है। अब एक होता है जब संकुचन और शीतलन जब क्रिया जब एक बार समाप्त हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, कर्माकुंचन कहा जाता है। तो जितना भी आप लोग का जो मतलब कि ग्रास नली से और ग्रासनी से जो डाउट था हम आपको क्लियर कर दिए। हाँ, यहाँ से जो मेन प्रश्न पूछता है परीक्षा में फंसाने के लिए कि क्या ग्रास नली में या ग्रासनी में भोजन का पाचन होता है कि नहीं, तो एकदम कन्फर्म याद रखिएगा, नहीं होता है। ये क्या एक नली है, इसमें भोजन का पाचन क्या कैसे होगा, इसमें कोई इस प्रकार के ग्रंथि नहीं है कि जो भोजन का इसमें क्या कर दे, पाचन कर दे। तो कन्फर्म आप लोग का जो क्या हो गया, दूर हो गया। चलिए, ये जो आप लोग का बात हो गया कि ग्रास नली क्या था और ग्रसनी क्या था, ये दोनों ये नली को हम लोगों ने मतलब समाप्त कर दिया। अब जो ग्रास नली जहाँ पे अंत होगा वो अमाशय में होगा, तो हम लोग अमाशय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग देखते हैं अमाशय के बारे में। तो अमाशय को हम लोग देख लेते हैं एक बार। अमाशय क्या है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे एक फिगर आप लोग देख रहे हैं, यह एक चौड़ी नुमा थैली है। इसी चौड़ी नुमा थैली को हम लोग अमाशय बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि यह चौड़ी थैली नुमा रचना होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। और ये शुरू कहाँ से होता है, तो ये शुरू होता है उदर गुहा से शुरू होता है। याद रखिएगा, ये शुरू कहाँ से होता है, उदर गुहा से शुरू होता है और अनुप्रस्थ भाग तक ये क्या होता है, फैला होता है। ठीक है, तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये थैली नुमा संरचना है। इसके बाद में है कि यह अमाशय का जो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक ग्रास नली है। तो ग्रास नली जहाँ से एंड होता है वहाँ से शुरू हो जाता है क्या चीज़, अमाशय का थैली शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला ग्रास नली समझ में आ गया। अच्छा, अमाशय का जो अगला भाग होता है
ठीक ना। अमाशय का जो अगला भाग होता है उसको कार्डियक बोलते हैं, अमाशय का अगला भाग को हम लोग कार्डियक बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसका पिछला जो भाग होता है उसको हम लोग पाइलोरिक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक भाग। और बीच वाला जो भाग होता है उसको हम लोग पुंडिक भाग बोलते हैं। तो ये आप लोग का अमाशय के 3 भागों में जो डिवाइड किया गया है उस 3 भागों को हम बता दिए आप लोग को। ठीक है, पहला में कार्डियक, अगला को कार्डियक, पिछला को पाइलोरिक भाग और मध्य वाला भाग को पुंडिक भाग बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में है कि अमाशय के दीवार पर देख रहे हैं इस प्रकार से उंगली नुमा संरचना होता है। यह जो उंगली नुमा जो संरचना होता है कभी गड्ढा में होता है, ठीक ना। और इसमें बहुत सारे ग्रंथियां होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं या इसको अमाशय ग्रंथि भी कहा जाता है। जठर ग्रंथि को भी कहते हैं या अमाशय ग्रंथि कहते हैं। अब ये जो ग्रंथि होता है ये क्या चीज का बना होता है? तो याद रखिएगा, यानी कि इसकी भीतरी सतह पर स्तंभाकार यानी कि उंगली जैसा, ठीक ना, एपिथीलियम का कोशिका का अस्तर होता है और यही कोशिका का अस्तर ग्रंथि बनाता है। ठीक है, ये ग्रंथि बनाता है, इसको हम लोग अमाशय ग्रंथि कहते हैं या जठर ग्रंथि कहते हैं। इस जठर ग्रंथि से क्या होता है? तो जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होते हैं, जठर रस स्रावित होते हैं। यह जठर रस भोजन प्रक्रिया करके भोजन को गलाने का काम करता है। ठीक है, तो ये जैसा कि ये बताएं। अब आप लोग से है कि जठर रस होता है कितने प्रकार के? तो बाबू जठर रस 3 प्रकार के होता है। याद रखिएगा, जठर रस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो जो पहला जो होता है वो श्लेष्मा होता है, भीतीय होता है और मुख होता है। यानी कि जठर रस जो होते हैं वो 3 प्रकार से अमाशय के ग्रंथि से स्रावित होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? श्लेष्मा होते हैं, भीतीय होते हैं और मुख होते हैं। ठीक ना। और लगभग एक दिन में समान मनुष्य में 3 लीटर जठर रस का स्रावित होता है। याद रखिएगा, के लीटर? 3 लीटर लगभग, ठीक ना, लगभग 3 लीटर। 3 जो लीटर है वो जठर रस एक समान मनुष्य में स्रावित होता है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें भोजन का जो पचने का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, अमाशय के बारे में। तो देखते हैं हम लोग जठर रस के बारे में। ठीक है, जठर रस का कॉम्बिनेशन कैसे भोजन पर मतलब ये क्रिया करता है। जठर रस में जो सम्मिलित रूप रहता है वो HCl रहता है, म्यूकस रहता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन रहता है। याद रखिएगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन रहता है। ये तीनों का सम्मिलित रूप को ही हम लोग जठर रस कहते हैं। ये जठर रस मतलब जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, जैसा कि हम आप लोग को बताएं, ठीक ना, कि श्लेष्मा, भीतीय और मुख ये तीनों ग्रंथि से ये रस स्रावित होता है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या होता है, क्या जो HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से अभिक्रिया करता है। जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद में ये क्या करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम बनाता है। याद रखिएगा, पेप्सिन नामक एंजाइम बनाता है। यानी कि HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से अभिक्रिया करके ये क्या करता है कि पेप्सिन नामक एंजाइम बनाता है। यही पेप्सिन क्या करता है? भोजन के साथ आए हुए प्रोटीनों को क्या करता है? प्रोटीनों के साथ अभिक्रिया करके पेप्टोन नामक एंजाइम बनाता है। ठीक ना, यानी कि पेप्टोन प्रोटीन को मतलब कहने का अर्थ हुआ कि प्रोटीन को यहाँ पे तोड़कर पेप्टोन में परिवर्तन कर देता है। तो प्रोटीन को तोड़ता है कौन भाव? तो पेप्सिन तोड़ता है। पेप्सिन का निर्माण कैसे होता है? तो HCl और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से अभिक्रिया करके होता है। तो ये आप लोग कन्फर्म मतलब आप लोग को एकदम बढ़िया से बता दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे होता है कि ये म्यूकस क्या करता है। तो देखिए अमाशय के दीवार में जो HCl है ये अम्ल है, अमाशय के दीवार को भी गलाने का ये क्षमता रखता है। तो ये क्या करता है? म्यूकस जो है, म्यूकस रस स्रावित करता है। ये म्यूकस रस जो क्या करता है? अमाशय के चारों तरफ में एक लेयर परत का निर्माण करता है। म्यूकस जो है, ये म्यूकस क्या करता है कि म्यूकस जो है, म्यूकस रस स्रावित करके और अमाशय के जो दीवार है इस दीवार को क्या करता है? सुरक्षा रखता है। ठीक है, यहाँ पे एक घाव होता है अमाशय में। याद रखिएगा, यहाँ पे एक घाव होता है। इस घाव को हम लोग अल्सर घाव कहते हैं। अल्सर घाव क्यों होता है? तो ये 2 कारण से घाव उत्पन्न होता है। पहला क्या होता है कि अमाशय को सुरक्षित रखने वाला जो म्यूकस है, अर्थात अमाशय को जो सुरक्षित रखने वाला जो म्यूकस है, अगर अमाशय में इसकी मात्रा कम हो जाए और HCl की मात्रा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा अगर अमाशय में बढ़ जाए तो उसकी दीवारों पर, ठीक ना, एक धब्बानुमा एक घाव सा
रचना हो जाता है। इसी घाव को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर घाव बोलते हैं। पहला रीजन में होता है। दूसरा रीजन में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अगर उपवास में है, भूखा है, तो उस व्यक्ति में होता है क्या कि HCl की मात्रा बढ़ जाता है और म्यूकस की मात्रा क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे भी उसमें अल्सर घाव होने की संभावना होता है, यानी कि बना रहता है। तो दो रीजन में यहाँ पे अल्सर घाव होता है। आपसे पूछेगा कि अल्सर घाव क्या है, तो सिंपल में जवाब दे दीजिएगा कि अमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाता है और म्यूकस की मात्रा कम हो जाता है, तो अमाशय की दीवार में घाव की आकृति में घाव हो जाते हैं, सीधा सीधी, ठीक ना। उसी घाव को हम लोग क्या कहते हैं, अल्सर घाव कहते हैं। दोस्तों अमाशय में क्या होता है, क्या कि अमाशय में भोजन का अमाशय में क्या होता है कि प्रोटीन के साथ साथ में वसा का भी पाचन शुरू हो जाता है। जैसा कि प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में बदल गया, तो कौन बदला, तो प्रोटीन बदला, यानी कि पेप्टोन में बदल गया, यानी कि प्रोटीन का यहाँ पे आंशिक रूप से ही सही, इसका मतलब कि पाचन होना शुरू हो जाता है। और प्रोटीन के साथ साथ में यहाँ पे वसा का भी पाचन होता है। अमाशय में प्रोटीन के साथ साथ में वसा का भी पाचन होता है। प्रोटीन के साथ साथ वसा का पाचन होता है। और इस यहाँ पे पूछ सकता है कि वसा का पाचन जो होता है आंशिक रूप से होता है, पूरा रूप से नहीं होता है। आंशिक रूप से जो वसा का पाचन होता है, तो मतलब को कौन सा एंजाइम करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा गैस्ट्रिक लाइपेस, ठीक ना। गैस्ट्रिक लाइपेस यहाँ पे लिख दिया। गैस्ट्रिक जो लाइपेस है वो वसा का आंशिक रूप से क्या करता है, पाचन करता है। जब यहाँ पे भोजन का जब मतलब अमाशय में माना जाए कि यहाँ पे पूर्ण पाचन हो जाता है, तो वह जो भोजन होता है वह किस नाम से मतलब जाना जाता है, तो उसको मतलब बोलते हैं कायम बोलते हैं। याद रखिएगा, कायम, याद रखिएगा, कायम बोलते हैं। तो इस प्रकार से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। हम आप लोग को ये जठर रस के बारे में अच्छा तरह से बता दिए, ठीक ना। अल्सर घाव क्या है उसके बारे में बता दिए। और उसके बाद में आप लोग का जो यहाँ पे जो वसा का जो पाचन होता है किसके रूप से, किसके द्वारा होता है, आंशिक रूप से गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा इसमें वसा का पाचन होता है। तो दोस्तों आप लोग को जितना भी था अमाशय से जो मतलब कि जो भी पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, लगभग हम पॉइंट को कवर करने का प्रयास किए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, जो भी हम बोले हैं बताए हैं, ठीक ना। आप लोग को मतलब कि जो भी कन्फ्यूजन था दूर करने का हम क्या किए हैं, प्रयास किए हैं। तो दोस्तों आगे का जो हम आप लोग का जो टॉपिक लाने वाले हैं वो है आप लोग का छोटी आंत है। छोटी आंत के बारे में हम लाएंगे। उसके बाद में यकृत लाएंगे, यकृत के बाद में अग्नाशय लाएंगे, ठीक ना। तो ये है, फिर बड़ी आंत है। ये सारे टॉपिक को हम लाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक रहा जितना भी बायोलॉजी का चैप्टर है, हम आप लोग को क्रमबद्ध तरीका में, ये नहीं है कि कभी वहाँ से कभी यहाँ से, आप लोग को हम क्रमबद्ध तरीका में जितना भी है आप लोग का पाठ हम पढ़ा देंगे। बस आप लोग से इतना ही आग्रह है कि आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक ना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और जो भी हमारा जो पाठ पढ़ा मतलब कि जो बताए हैं वो आपको मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, या मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पे जितना भी सारा वीडियो है उसको बारी बारी से देख लीजिएगा, तो आप लोग को एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। हम क्रमबद्ध तरीका में पढ़ाते आ रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए मेरा सेवा इतना ही। अगला हम वीडियो जो लेकर आएंगे छोटी आंत हो गया, उसके बाद में आप लोग का लीवर के बारे में लाएंगे, फिर अग्नाशय है, उसके बारे में आंत ग्रंथि है, और सारे पाठ है इसमें बचा हुआ, सारे पाठ को लाएंगे। तो आज के लिए मेरा सेवा इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। भैया को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।